हाँ जी क्लास 12th वालों, आपको आज इस सिंगल वीडियो में मैं पूरी क्लास 12th की बायो रिवाइज करवा दूंगा। क्विक रिवीजन, एक पेज में एक चैप्टर का रिवीजन होगा। हम ये आज करेंगे माइंड मैप और फ्लो चार्ट की मदद से। लास्ट में मैं एक ऐसे तरीके को ही बताऊंगा जिससे आप अपने पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आज हम सबसे पहले हमारा आएगा सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो बेसिक होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म करके, ठीक है। सेकंड चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बेसिक बात बता दे रहा हूँ कि देखो, हमारे पास क्या होता है। मान लो ये प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट की क्या स्टेम है, ये रूट्स हैं। और ये प्लांट में मान लो लगा हुआ क्या है, फ्लावर है कोई, ठीक है जी। ये मान लो इस प्लांट का क्या है, लीफ है। याद रखिएगा, प्लांट का जो फ्लावर पार्ट होता है, ये फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये क्या होता है प्लांट में, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसके अलावा जितने भी चीजें हैं ना, सारी आती हैं किसमें, वेजिटेटिव में। तो ये क्या कहलाती हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है जी। चलिए, तो मतलब हम यहाँ पे फ्लावर के इर्द गिर्द ही बात करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है जी। चल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हमारे पास इसमें 5 एस्पेक्ट्स होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। तो पहले एंड्रोजियम आता है। एंड्रोजियम क्या है, एंड्रोजियम है मेल सेक्स ऑर्गन। एंड्रोजियम इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एंड अच्छा, एंड्रोजियम है यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन है। और मेल सेक्स ऑर्गन है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, स्टेमन होगी। स्टेमन होगी तो इसमें एंथर भी होगा। एंथर जो है, एंथर के अंदर आप जाओगे तो आपको मिलेगा माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम की दो चीजें क्या होंगी, देखो। माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर मैं वॉल की बात करूं तो इसकी वॉल बनी होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम जो वॉल है किस चीज की है, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब जो वॉल है माइक्रोस्पोरेंजियम की, वो किन किन चीजों से मिलकर बनी है। सबसे बाहर की लेयर होगी एपिडर्मिस, देन होगी एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर जो होगी उसे मिडिल लेयर बोलेंगे, और सबसे लास्ट जो होगी आपकी टैपेटम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो टैपेटम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों, अब ये क्योंकि इसका फंक्शन आ सकता है। टैपेटम क्या करता है, नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम थी, यही माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चल के स्पोरोजीनस टिश्यू में भी कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोस्पोर। ये बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि एमएमसी, ठीक है। अब यही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है आगे चल के माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगी। आपको अगर जरा याद हो तो कुछ ऐसा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी देती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ऐसा करके आ रहा है क्या। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है आगे चल के क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। यही माइक्रोस्पोर आगे चल के पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही तो बनाता है पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन की अगर मैं बात करूं, पोलन ग्रेन की जो वॉल होती है, वॉल, इसमें 2 लेयर है। सबसे मेन ध्यान रखिएगा, एक तो है एक्साइन और एक है एंटाइन, एक्साइन एंड एंटाइन, ठीक है। और ये जो पोलन ग्रेन है, जो इसमें सेल्स कौन कौन सी हैं, इसमें है वेजिटेटिव सेल्स होगी और जनरेटिव सेल्स होगी। जनरेटिव सेल्स जो आगे चल के क्या बनाएगी, 2 मेल गैमेट, आगे चल के क्या बनाएगी, 2 मेल गैमेट्स। आगे चल के क्या बनाएगी, 2 मेल गैमेट्स, ठीक है जी। चलिए, अब बात करते हैं हम गाइनोजियम की। गाइनोजियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है जी। अब ये गाइनोजियम अगर है तो इसका मतलब अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसमें पिस्टल या फिर कार्पल की मौजूदगी होगी। अब यही पिस्टल कार्पल में ओवरी भी होगी। ये जो ओवरी है, इसी ओवरी में मेगा स्पोरेंजियम भी होगा, मेगा स्पोरेंजियम। ये मेगा स्पोरेंजियम दो तरीके के, एक तो ये मेगा स्पोरेंजियम दो चीजों से कंसिस्ट होंगी, बनेंगी। एक है इंटेगमेंट न्यूक्लियस और एक होगा स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। अब इंटेगमेंट न्यूक्लियस जो होगा इसको तो अभी साइड करो, बात करते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू की। क्यों, क्योंकि स्पोरोजीनस टिश्यू ही आगे चल के मेगा स्पोर मदर सेल बनाएगी, यहाँ भी एमएमसी, ठीक है। दो बातें याद रखना। एंड्रोजियम की मैं बात कर रहा था मेल की, तो मेल में क्या था, स्पोरोजीनस टिश्यू माइक्रोस्पोर बना रही थी यहाँ पे। और गाइनोजियम स्पोरोजीनस टिश्यू मेगा स्पोर मदर सेल बना रही है, ठीक है। ये मेगा स्पोर मदर सेल जो है आगे चल के मेगा स्पोर टेट्राड बनाएगी, जैसे यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, ठीक है। अब ये मेगा स्पोर जो टेट्राड है, ये आगे चल के ओनली वन फंक्शनल, केवल एक फंक्शनल मेगा स्पोर बनाएगी।
एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा और बाकी सारे क्या होंगे, या तो वो डीजनरेट कर जाएंगे या तो वो रह जाएंगे, हट जाएंगे। देखो ये एक फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगा और इसमें क्या क्या होगा, इसकी एम्ब्रियो सैक जो होगी उसमें क्या क्या होगा देख लो, एक एग सेल होगी, दो सिनर्जिड सेल्स होंगे, तीन एंटीपोडल सेल्स होंगे, दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, और क्या होगा, और वन सेंट्रल सेल होगी, एक सेंट्रल सेल होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला एस्पेक्ट हमारा आता है पॉलिनेशन। देखो भाई पॉलिनेशन क्या है, सिंपल सी बात है, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस, या फिर सॉरी पॉलिनेशन इज अ फिनोमिना, एक तरह का ये फिनोमिना है जिसमें मेल के एंथर से पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेट का ट्रांसफर हो जाना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गैम उस पे स्टेमिन पे, ठीक है, कह रहा है स्टिग्मा पे, ठीक है जी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक। अब ये पॉलिनेशन क्या है, देखो पॉलिनेशन कितने टाइप के हो जाएंगे, पॉलिनेशन हो जाएंगे ऑटोगैमी, जेथनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी जो खुद के प्लांट एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट्स का इंटरेक्शन हो जाए, जिप्लानोगामी एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर से, और जीनोगैमी जब एक एक प्लांट के फ्लावर्स के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे ट्रांसफर हो जाए पोलन ग्रेन्स का दूसरे फीमेल स्टिग्मा पे, ठीक है। अब ये पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन होते हैं, देखो भाई ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है नॉन लिविंग जिसको हम लोग एबायोटिक बोलेंगे, लिविंग होगा तो बायोटिक बोलेंगे। अब नॉन लिविंग क्या क्या हो सकता है, हवा और पानी, और लिविंग में क्या होगा, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो अब देखो भाई फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल स्टेज कॉल्ड जाइगोट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, देखो दो चीजें, पहला तो डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दो चीजें होंगी, कैसे भाई, एक में एक बार क्या होगा जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और एक में पेन और पीईसी बनेगा, एंडोन्यूक्लियस वाला सिस्टम, ठीक है। अब ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा और ये जो आपका एंडोन्यूक्लियस सिस्टम जो बने हैं ये भी ये बनाएगा एंडोस्पर्म। अगर आपको ध्यान आ रहा हो ये एंडोस्पर्म, ये कोकोनट का एग्जाम्पल ले रहे इसको, ठीक है, जो रह जाता है लिक्विड के फॉर्म में, सिनोसिटिक सेल्स बोलते हैं ना, वो भी न्यूक्लियस ही तो है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दोनों दोनों प्रोसेस में सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये सीड जो है डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ सीड्स, अब सीड बनेगी तो टाइप्स भी होंगे, कौन कौन से टाइप की, एक होती है एल्ब्यूमिनियस सीड और एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड। सीड की वाइबिलिटी कैसी है, कब तक वो जीवित रह सकता है, कब तक उसे अगर कब तक वो रेस्टिंग फेज में रह सकता है, और साथ ही साथ सीड की डोरमेंसी कैसी है। अगर सीड डोरमेंसी में, डोरमेंसी क्या है, टेम्परेरली जो है, परमानेंट नहीं, टेम्परेरली, टेम्परेरली रेस्टिंग फेज है ये, टेम्परेरली समय के लिए रेस्टिंग फेज है ये, किसकी, प्लांट्स की, प्लांट्स की सीड्स की बात कर रहा हूँ मैं, प्लांट के सीड्स जब टेम्परेरली रेस्टिंग फेज में चले जाए। डोरमेंसी इट मीन्स कि इस समय अगर मैं जरा सा एक्सेल करके बात करूं तो इसमें कौन सा फाइटो हार्मोन्स, कौन सा प्लांट हार्मोन सबसे ज्यादा होगा इस समय, ए बी ए एक्सेसिव केसी, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आती है बात आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब बाहर से हम कैसे, मतलब मान लो अगर अंदर ना हो पाए पॉलिनेशन तो बाहर से कैसे कैसे कर सकते हैं। देयर आर फोर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। पहला नॉन सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा के रिसीवर जो होगा स्टिग्मा और पोलन ग्रेन का अलग अलग ही इंटरेक्शन करवा दें। डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, जब एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन ही अलग अलग हो तब भी चांस कम हो जाएंगे, तब इनको आउटब्रीडिंग करवानी पड़ेगी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, खुद वाले इनकम्पैटिबल हो, खुद वाले ना कर पाए तब आउटब्रीडिंग करवानी पड़ेगी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, यूनि मतलब एक ही सेक्स ऑर्गन हो फ्लावर में तब ये करवाना पड़ेगा, ठीक है। बात आती है एपोमैक्सिस, लास्ट, एपोमैक्सिस मतलब क्लोनिंग करवा देना। आप अगर किसी चीज के क्लोनिंग करवा दे रहे हो ना तो उसको एपोमैक्सिस कहते हैं। यहीं पे एक टर्म और जान लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, पार्थिनोकार्पिक। दो चीजें हैं, एक है पार पार्थिनोकार्पिक और एक है पार्थिनोजेनेसिस। जेनेसिस है ये होता है एनिमल्स में, ये होता है प्लांट्स में।
ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पार्थिनोकार्पिक है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाना, एग्जाम्पल केले का होता है। पार्थिनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के कोई नया जानवर, कोई ऑर्गेनिज्म बना देना, जैसे कि ड्रोन वाले हनी भी, ठीक है। चलिए, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसकी थोड़ा सा फ्लो चार्ट थोड़ी सी कम विजिबल है, मैं लेकिन बताता जाऊंगा, अगर आप साथ में बना रहे हो तो बना लेना, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखो, इसके हमारे पास 5 एस्पेक्ट्स हैं इसके भी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। पहला, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। देखो, मेल रिप्रोडक्ट मैं ना बोलूंगा, आप साथ में बना लेना प्लीज, अगर आप बना रहे हो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंसिस्ट किस चीज से करेगा। पहला, उसमें टेस्टिस होगा, ठीक है, और एसेसरी डक्ट्स होंगे, ग्लैंड्स होगी, ठीक है, और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होगा, ठीक है। टेस्टिस में क्या क्या होगा, स्क्रॉटम होगा। स्क्रॉटम बॉडी के बाहर होता है ताकि वो क्या कर सके, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, क्योंकि स्क्रॉटम को स्पर्म फॉर्मेशन के लिए अपनी बॉडी से 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, ठीक है। टेस्टिस में स्क्रॉटम होगा और लेडिंग सेल्स होगी, जो क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। और तीसरी और नेक्स्ट होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया होगी और सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स क्या काम करती है, स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, स्पर्मेटोजोआ को, ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है जी। चल, नेक्स्ट है एसेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं, उसमें क्या क्या एसेसरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं, रेटेटेस्टिस। एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आ जाएगा, रेटेटेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडेडेमिस एंड वास डिफरेंस। एपिडेडेमिस क्या काम करेगा, टेम्परेरी स्टोरमेंट का काम करता है, टेम्परेरी स्पर्म का स्टोरमेंट करेगा और मैचुरेशन भी करवाएगा। टेम्परेरी स्टोर करवाएगा किसको, स्पर्म को, और फंक्शनली मैच्योर भी यहीं पे करवाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आप सभी जानते हो, सबसे ऊपर जो होती है इसको बोलते हैं स्किन, जो होती है फोर स्किन बोलते हैं, फोर स्किन, या फिर इसी को प्रीप्यूस भी कहते हैं। अब आगे का ये जो बल्जिंग पार्ट होता है मेल पीनस का, इसको बोलते हैं ग्लांस पीनस। इसको बोलते हैं क्या, ग्लांस पीनस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ ओवरीज, अगर ओवरीज है तो इसमें फॉलिकल्स होंगी और स्ट्रोमा होगी, ठीक है। और एसेसरी डक्ट्स इनमें क्या हो जाएगा, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स। और क्या होगी, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, ठीक है। और नेक्स्ट होगा इसमें, इनमें क्या होगा, और मेमरी ग्लैंड्स होंगी, ठीक है जी, मेमरी ग्लैंड्स। और नेक्स्ट बात आती है, ये तो हो गया मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिकॉइल हो गए, इनको आप इमेज बेस्ड ज्यादा समझना, अच्छे से समझ पाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस लग जाता है किसी भी चीज के पीछे तो उस चीज का वो पैदावार, गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट का बनना। गैमेटोजेनेसिस दो प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवा या फिर एग। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, देन उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, देन स्पर्मेटाइड बनता है, देन स्पर्मेटोजुआ बनता है। आगे चल के फिर ये सारा प्रोसेस कहलाता है स्पर्मिएशन, ठीक है। oogenesis में क्या होता है, ओगोनिया बनता है, देन प्राइमरी oocyte, देन सेकेंडरी oocyte, देन पोलर न्यूक्लियाई, फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, देन ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद वो सेकेंडरी oocyte में बनते हैं, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्विक रिवीजन है, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ रिवाइज करवाने फटाफट, ठीक है। आपको डिटेल लेक्चर देखना हो तो मैं ऊपर डाल देता हूँ, पिन में देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इट इज अ फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें मेंसेस स्टार्ट होते हैं, और ये फॉलिकुलर फेज कहलाता है। और इसी में हम देखते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज भी, ठीक है। और ओव्यूलेटरी फेज जब ओवा का रिलीजमेंट होता है। ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज जब एलएच हार्मोन का एक्सचेंज, मतलब एलएच हार्मोन जब का एलएच का जब सर्ज हो जाए, सर्ज इन द सेंस एक्सेस में बढ़ जाए, तो ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है,
और यही जाइगोट आगे चल के मोरूला में कन्वर्ट होगा, देन ये ब्लास्टुला बन जाएगा, देन इनर सेल मास में बन जाएगा। अब ये इनर सेल मास जो है आगे चल के ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है, और इसी को हम फीटस भी कहते हैं। अब ये ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा भी फॉर्मेशन करवाता है, और ये फीटस जो है फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोवाइड करता है। याद रखना ये क्या है, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स क्यों जरूरी है, इसलिए ताकि ये आपके हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करवा सके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करवा सके। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करवाएगा, इट इज अ पार्चुरेटिंग या फिर डिलीवरी हार्मोन भी इसे कहते हैं, डिलीवरी हार्मोन। ठीक है जी। अब होगा क्या, इससे ऑक्सीटोसिन निकलेगा और फाइनली पार्चुरेशन हो जाएगा। और पार्चुरेशन होने के बाद क्या होना जरूरी है, लैक्टेशन। लैक्टेशन यानी कि याद रखना, मदर का फर्स्ट मिल्क जो होता है, पहला माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बोलते हैं ना, मदर्स फर्स्ट मिल्क जो होता है वो येलोइश कलर का होता है, येलोइश कलर का। और इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम, इसमें एक लौती ऐसी चीज जिसमें एंटीबॉडी पाई जाती है डायरेक्ट, कौन सी, IgG और IgE। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा हमने क्या खत्म कर लिया, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसमें भी थोड़ी सी ऐसे ही है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबसे पहले इसमें आता है, इसमें बात आती है RCH की बात। आरसीएच का स्ट्रेंथ मतलब कि यहाँ पे इसमें आप देखे होंगे कि सबसे पहले हमने ही, हमारा इंडिया ही है जो रिप्रोडक्टिव है, मतलब कि फैमिली प्लानिंग की हम बात करते हैं, किसमें, फैमिली प्लानिंग की। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, देखो होता क्या है, जब बेबी होता है ना तो उसके चारों तरफ लिक्विड होता है, और उसमें उस लिक्विड बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब उसी लिक्विड में हम माइक्रो इंजेक्शन डलवा के बेबी का सेक्सुअल, ये क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई उसको बीमारी तो नहीं है, वो चेक करवा देते। लेकिन हमने क्या किया, उसका मिस यूज किया। हम सेक्स पता करने लगे कि क्या ये फीमेल है या मेल है, और जब पता चल जाता तो लोगों की ये फीमेल है कि ये अबॉर्ट करवा देते थे, अबॉर्शन करवा देते थे। इससे क्या होने लगा, फीमेल फोर्टिसाइड बढ़ने लगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस देखो, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने वाला। डिवाइसेस मतलब कि ऐसी चीजें जिनसे अनवांटेड प्रेगनेंसी से हम बच सकते हैं। जैसे क्या क्या आता है इसमें, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या क्या आता है, पीरियोडिक एब्सेंस। इसमें हम डेज काउंट करते हैं कि भैया मतलब कि कितने दिन तक ओवा वेट करेगा, कितने दिन तक स्पर्म रिटेन करेगा, डेट के हिसाब से करना। विद नेक्स्ट है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड मतलब कि वही है कि आप ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब मेल पार्टनर को पता चले कि हाँ यार अब इजैकुलेशन होने वाला है, तो वो अपने पीनस को वेजाइना से बाहर इजेक्ट कर, बाहर निकाल दे। देन नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमेनोरिया। जब तक माँ अपने बेबी को मिल्क फीड करवाएगी तो उसका ओव्यूलेशन नहीं होता, दिस इज नोन एज लैक्टेशनल एमेनोरिया। जनरली ये 3 से 4 मंथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। देखो, कॉन्डम्स, फीमेल एंड मेल कॉन्डम्स। अब होगा क्या कि पीनस के ऊपर कॉन्डम लगा लेंगे तो जो उसमें इजैकुलेशन होगा कॉन्डम्स के अंदर ही चला जाएगा। नेक्स्ट है डायाफ्राम। डायाफ्राम भी इसी तरह सर्विकल कैप के आसपास, मतलब वहां पे इंसर्ट कर जाती है। ये भी क्या काम करता है, रुकावट का है, बैरियर का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस मतलब इंट्रा, याद रखना, यूट्राइन, यूट्रस के आसपास इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यूज करना। जैसे कि इसमें नॉन मेडिकेटेड भी आती हैं, और एक आती है कॉपर रिलीजिंग बेस्ड। याद रखना, ये कॉपर रिलीजिंग बेस्ड बहुत फेमस है क्योंकि ये कॉपर टी नाम से, कॉपर टी फेमस। ठीक है, और नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग में LNGs आती हैं, हेनलेडू। ठीक है, और क्या, केमिकल मेथड आता है कॉन्ट्रासेप्टिव में। केमिकल मेथड मतलब कि ऐसी चीजें जो केमिकलाइज्ड वे में स्पर्म को मतलब कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे ओरल पिल्स हो गई, ठीक है, ओरल पिल्स हो गई। सहेली एक आती है पिल्स। इम्प्लांट्स आते हैं, हार्मोनल इम्प्लांट जो स्किन में इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। इंजेक्टिबल्स आते हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शंस। इंजेक्शन का नाम जान लो, डीपो प्रोवेरा।
डीपो प्रोवेरा नाम की इंजेक्शन आती है। सर्जिकल मेथड्स में एक होता है वासेक्टोमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। हिंदी में से नसबंदी या नलबंदी बोलते हैं, ठीक। वासेक्टोमी में वास डिफरेंस को काट दिया जाए, ये मेल में होता है। इसको हिंदी में नसबंदी बोलते हैं, ये मेल में होता है, ठीक है। और ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाए, इसको बोलते हैं नलबंदी। ये किस में होता है? फीमेल्स में, ठीक है जी। देन नेक्स्ट कुछ एमटीबीज। एमटीपीज क्या है? मेडिकेटेड टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, ऐसा ही है, ठीक है। मतलब इसमें हम टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एड्स है। यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प, जेनाइटल वार्ट्स, ये सारी चीजें क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब ये डिजीजेस सेक्सुअली ही ट्रांसमिटेड होती है, ठीक है। दैट्स वाई बोलते हैं कि कॉन्डम्स आर वेरी नेसेसरी, ठीक है। अब होता है क्या है? सिम्टम्स ऑफ एसटीडी। अब सिम्टम्स ऑफ एसटीडी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हर हर डिजीज के कुछ सिम्टम्स जरूर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि ARD इसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या आती है? इसमें आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको ये बहुत फेमस है, अभी आप भी सुने होंगे IVF टेक्नोलॉजी करके। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें करते हैं क्या है हम? जिफ्ट, ZIFT, जिफ्ट इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। मतलब सीधा हम जाइगोट, देखो हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में ओवा ले लिया, फीमेल मेल का स्पर्म ले लिया, यहाँ पर हमने जाइगोट बनवा लिया। अब इस जाइगोट को हम सीधा फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर दें, ट्रांसफर कर, उसे बोलते हैं जिफ्ट, ठीक है। और इसी इनविट्रो का एक पार्ट है IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, या फिर ये सीधा यूट्रस में ट्रांसफर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है गिफ्ट, यानी कि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। सीधा गैमीट को ही, गैमीट इंट्राफेलोपियन मतलब गैमीट को ही फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवा दें। कैसे? मेल के डायरेक्ट। और एक और तरीका है ICSI, इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। साइट देखो, ओवा की एक है, एक के अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर हम क्या करें? इंजेक्शन को इंसर्ट करके इंजेक्ट कर दें यहाँ पे सीमेन को, स्पर्म को, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियली हम स्पर्म डोनर से स्पर्म लेके किसी आपके ओवा में इंसर्ट करवा दी, इसे बोलते हैं AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। सीधा यूट्रस में इंसेमिनेट करवा दें, ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है जी। देखो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमें 3 लॉ दिख जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम सेक्स डिटर्मिनेशन, हम देखते हैं यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे। अगर XX फीमेल है, XO मेल है, तो ये चीज किसमें? XX फीमेल को शो करता है, XO मेल को शो करता है किसमें? ग्रास होपर में। XX फीमेल, XY मेल ये ह्यूमंस में। ZZ मेल और ZW फीमेल ये बर्ड्स में। ZO फीमेल और ZZ मेल ये बटरफ्लाइज में, ठीक है। जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की मैं बात करता हूँ अगर, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स कैसे हो सकते हैं भाई? ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कौन से होंगे? डाउन सिंड्रोम, जिसको हम ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, 21st वाला जो क्रोमोसोम है ट्राइसोमी, 3 हो जाए ट्राइसोमी, जैसे कि 46 जगह 47, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन फिल्टर सिंड्रोम, 44 ऑटोजोम होते हैं, और इसमें देखो XXY एक्स्ट्रा एक बढ़ जाए, 47 क्रोमोसोम। इसमें ये क्या है? लाइन सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें फीमेल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें 44 ऑटोसोम रहेगा प्लस एक्स एक एक्स्ट्रा, तो इसमें 45 क्रोमोसोम एक कम रह जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम बात करते हैं मेंडेलियम जेनेटिक्स, मेंडेलियम डिसऑर्डर्स की। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या क्या आ जाता है? हीमोफीलिया, जो कि क्या है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। मतलब ये जिस सेक्स में होगी, जैसे फीमेल को है तो फीमेल को ट्रांसफर होगी, ठीक है, ऐसा। मतलब ये सेक्स
टू सेक्स वेरी करता, मतलब सेक्स से सेक्स जाता है, ठीक है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम, सॉरी, फिनाइलकीटोयूरिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। थैलीसीमिया ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, याद रखना ये सारे डिजीज कैसे लिंक करते हैं वो इंपॉर्टेंट, जैसे हीमोफीलिया सेक्स लिंक, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक, फिनाइलकीटोयूरिया ऑटोसोमल, थैलेसीमिया ऑटोसोमल, सिकल सेल ऑटोसोमल, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट है म्यूटेशन की बात करते हैं। म्यूटेशन में क्या जाता है, म्यूटेशन एक होता है पॉइंट बेस्ड म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन जिसमें कि चेंज इन अ सिंगल पेयर। पॉइंट म्यूटेशन मतलब कि जब सिंगल पेयर में बदलाव आए उसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अब होता क्या है, नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन। जब क्रोमोसोमल का एक एब्रीवेज मतलब एक एक फ्रेम ही चेंज हो जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट और क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है, FSM या फिर CO। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस या तो एक जीन का इनहेरिटेंस हो, इनहेरिटेंस मतलब जाना, या तो एक जीन जाए तो वो कैसा कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, या तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जांपल इसमें आएगा, और कोडोमिनेंस का एग्जांपल भी इसी में आएगा, टेस्ट क्रॉस का भी एग्जांपल इसी में आएगा, और ये प्लियोट्रॉपिक जीन्स का भी एग्जांपल आएगा। प्लियोट्रॉपिक आप जानते ही हो, एक जीन जो कई कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे। ये एक जीन की बात हो गई इनहेरिटेंस। अगर एक से ज्यादा जीन्स इनहेरिट करेंगे यानी टू और टू मोर जीन तो सिर्फ डायहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे, और या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम इसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है हमारा जी ट्रांसक्रिप्शन, हाँ। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, देखिए ट्रांसक्रिप्शन, देखो ट्रांसक्रिप्शन, देखो भाई, टीआरएनए ट्रांसफर अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम्स। आरआरएनए कैटलिस्टिक क्या है, आरआरएनए क्या करेगा, कैटलिस्ट करेगा एंड स्ट्रक्चरल रोल निभाएगा। एमआरएनए क्या काम करता है, कोडॉन्स, एमआरएनए कोडॉन्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि ये मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन जो है ये इसमें तीन चीजें होंगी, पहले तो इनिशिएट होगा, देन इलोंगेट होगा, बनेगा अच्छे से, देन टर्मिनेट करके उसे रोक भी दिया जाएगा। इनिशिएशन हम किससे करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज से और सिग्मा फैक्टर से हम क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन है क्या। जब हम डीएनए से आरएनए बना रहे हो तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से हम प्रोटीन बना रहे हो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। होल प्रोसेस कहलाता है सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। इलोंगेशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोसाइड जो है, आरएनए पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोसाइड ट्रिप्टोफॉस्फेट से इलोंगेट होता है, बनता है, मतलब चेन बड़ी होगी। टर्मिनेट हम किससे करेंगे, रोकेंगे किससे, अब देखो टर्मिनेट किससे करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर्स, ठीक है। इसी में हमारे आ जाती है बात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या क्या होता है, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करना, देन डाइजेशन ऑफ डीएनए मतलब उसको अच्छे से डिसॉल्व करवाना, देन सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन ट्रांसफरिंग सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेसाइज सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे हम उसको ट्रांसफर करते हैं। देन हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब्स को हम वहां पे लेबल करते हैं, ठीक है। देन अच्छा डिटेक्शन डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड और डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो पेरियोडिग्राफी, या फिर हम इसको ऑटो पेरियोडोग्राफी से क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं कि कौन से सेगमेंट्स हमें सिमिलर मिले हैं, ठीक है। इसी में हम देखते हैं लैक ऑपरेंस के बारे में। लैक ऑपरेंस में क्या क्या होता है भाई, रेगुलेटर जीन होता है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, और स्ट्रक्चरल जीन ZYA होता है, ठीक है। रेगुलेटर में क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन होगा, प्रमोटर में आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग होगा एंजाइम, ठीक है। ऑपरेटर में क्या होगा, रिप्रेसर होगा, और स्ट्रक्चरल जीन हमारे पास तीन है, ZY और Z, ठीक है, ZY और Z। अब ये Z क्या करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल है बीटा गैलेक्टिसिडेज के लिए, जो क्या करवाएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करवाएगा। और वाई जीन क्या करवाएगा, स्ट्रक्चरल जीन परमिएज का काम करेगा, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैक्टोज इनटू सेल्स,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैक्टोज इनटू सेल्स को सेल ले जाएगा, ठीक है। और जेड जीन क्या करवाएगा, ये करवाएगा ट्रांस एसिटिलेज, क्या करेगा इसका, ट्रांस एसिटाइलेशन ऑफ लैक्टोज इन इट्स अचीव्ड फॉर्म, उसके अचीव्ड फॉर्म में इसको ले जाएगा। नेक्स्ट आती है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, देखो ट्रांसक्रिप्शन एक तो एंजाइम्स होगा और कुछ सेवरल स्टेप्स में। एंजाइम्स में कौन कौन से, 3 आरएनए पॉलीमरेज होंगे, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। 1 क्या काम करेगा, ट्रांसक्राइब कराएगा आरएनए का, और 2 क्या करवाएगा, प्रिकर्सर होगा किसका, एमआरएनए का, ट्रांसक्राइब कराएगा ताकि एचएनआरएनए बन सके। और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करवाएगा टीआरएनए 5 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवाएगा। स्टेप्स क्या होंगे, वही इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। उसके बाद इसका प्रिकर्सर ऑफ आरएनए यहाँ पे यूज होगा स्प्लाइसिंग जीन लगा के, ठीक है। अभी क्या काम करेगा, कॉबलिंग यानी कि एडिशन ऑफ एमजीपीपीपी करेगा, ठीक है। एंड टेलिंग, टेलिंग मतलब भाई लास्ट में उसको टेलिंग एंड बांध देंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ एडिनाइलेट और रेसिड्यू 200 से 300 बेस पेयर का यहाँ पे हम यूज करेंगे, जो कि हमको प्रोसीडर फॉर्म में एचएनआरएनए का फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। यार इसकी आप डिटेल वीडियो देख लेना, इसमें थोड़ा सा कम करके दिया है रिसोर्स, ठीक है। देन ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो ट्रांसलेशन भी करना है, मतलब कि हमें आरएनए से प्रोटीन ही बनाना है। तो चेंजिंग ऑफ टीआरएनए, एमिनो एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन वही इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन होगा राइबोज बाइंडिंग टू एमआरएनए कोडॉन। इलॉन्गेशन क्या करवाएगा, राइबोज को मूव करवाएगा कोडॉन से कोडॉन तक, और एमिनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी यहाँ पे। टर्मिनेशन में द ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स इंटर्स टर्मिनेटर कोडॉन, जो कि क्या करेगा, रिलीजियस फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन, और ट्रांसलेशन टर्मिनेट कर जाए, वहां पे रोक जाए, ताकि क्योंकि वहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो चुका है और वो रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, अच्छा ये तो मैंने, यही तो अभी मैंने बताया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने देख लिया, ठीक है। फिर भी एक बार देख लो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है भाई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है इसमें, जो कि आइडेंटिफाई करवाता है, डिटरमाइन करवाता है सीक्वेंस, स्टोर डाटा, एनालाइज किसका, इल्स का, ठीक है। और ये क्या करवाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि वीएनटीआर एज अ प्रोब्स यूज करेंगे वहाँ पे। और ये डीएनए बनाएगा, डीएनए से हम कैसा होगा, डबल हेलिक्स होगा, न्यूक्लियोसाइड होगा, इसमें न्यूक्लियोटाइड होगा और पोलैरिटी भी होगी। आरएनए जो बनवाएगा उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए होगा। रेप्लिकेशन कैसे होगा, हेलिकेज बनेगा, फिर आइसोमरेज बनेगा, देन पॉलीमरेज एज अ लाइगेज का काम करेगा। देन नेक्स्ट है ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब कैसे होगा भाई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट लगेगा, यानी प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन लगेगा। ये किस में बनेगा, सिस्ट्रॉन, एक्सॉन और इंट्रॉन में यूज होगा। और ये स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, ये 3 प्रोसेस है जो हम फाइनल सीक्वेंस निकालते हैं, ठीक है। जेनेटिक कोडॉन्स याद रखना, 61 कोडॉन्स कोड फॉर 20 एमिनो एसिड, 61 कोडॉन्स 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं। 3 स्टॉप कोडॉन्स हमारे पास, ठीक है। और अनएम्बेसियस होते हैं ये, और लेजिनेटेड रिवर्स इन यूनिवर्सल होते हैं। एयूजी जो होता है ये इनिशिएटर कोडॉन होता है। और ये ट्रांसलेशन होता है चेंजिंग ऑफ टीआरएनए, एमिनोसाइटिलेशन, जो कि आरआरएनए अनसेलेक्टेड होता है रीजनल, और यहाँ पे स्टॉप करके रिलीजिंग फैक्टर निकाल दें। देन इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ आरआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लेवल्स यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चैप्टर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन देखो, इवोल्यूशन क्या है, कंपैरेटिवली मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस कौन कौन थे इसके बेस पे, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एनालोगस जो होते हैं वो कन्वर्जेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होमोलोगस हमने बता दिया है, जिसमें ओरिजिन सेम हो, फंक्शन अलग हो, इसमें फंक्शन सेम हो, ओरिजिन अलग हो। देन एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस में हम देखते हैं अपीयरेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म सोन बाय मॉथ्स, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यहाँ पे मॉथ वही इंडस्ट्री ने धुआं निकाला तो मॉथ्स काले हो गए थे, वो चीज। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बाय मैन, या फिर डेमोस्ट्रिकेशन ऑफ वाइल्ड क्रॉप्स भी हम देखते हैं यहाँ पे। बायोकेमिकल एविडेंसेस जो थे, सोर्स द सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव्स क्लूज टू कॉमन एंसेस्टर। ये सारी चीजें बायोलॉजिकल चीजें या फिर केमिकल चीजें हमें बताती हैं कि हमारे एंसेस्ट्रल कॉमन थे।
और पैलेंटोजेनिकल अगर मैं बात करूं या फिर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करूं तो ये शोज दैट लाइफ फॉर्म्स आर वेरीड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन। कहने का मतलब लाइफ जो है काफी साल से काफी हजारों साल लाखों साल पहले से बनती आई है एक सिंगल मास से, ठीक है। नेक्स्ट है अडाप्टिव रेडिएशन। अडाप्टिव रेडिएशन में डार्विन फिंचेस आते हैं जिसमें स्मॉल ब्लैक कलर बर्ड आती है विथ ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर, ठीक है, और चेंज इन शेप साइड ऑफ इट्स बीक ड्यू टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया जो हम देखते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की मैं बात करूं तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन तीन तरीके के हैं। इवोल्यूशन ऑफ न्यू कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया विथ डेज विद इन डेज, डार्विन थ्योरी और लेमार्क थ्योरी। डार्विन थ्योरी यहाँ बताती है ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, और लेमार्क की थ्योरी बताती है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। एग्जांपल वेस्टिजियल ऑर्गन्स, विजडम टूथ, जैसे हमारे मतलब कि जो विजडम टूथ आता है जवानी में। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, या फिर जैसे कि नेक ऑफ जिराफ। इनका कहने का मतलब था जिराफ हमेशा से ऐसे मुंडी ऊपर करके ऊपर खाते थे पत्तियां, इसलिए ऊंची करते करते उनकी गर्दन ऊंची हो गई है। ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल हैबिटेट हैबिचुअल वेराइटी वेरिएशन गेट्स बेटर सर्वाइवल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी, ठीक है। मैकेनिकल इवोल्यूशन की बात करें तो ये दो तरीके के ह्यूगो डी वेरीज और डार्विन ने बताई थी। ह्यूगो डी वेरी क्या बोले थे? ह्यूगो डी वेरी बोले थे कि भाई ये जो इवोल्यूशन इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन एंड नॉट बाय माइनर वेरिएशन। छोटे चेंजेस नहीं, ये म्यूटेशंस होता है, यानी कि सडन चेंज इन जीन। म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। सिंगल स्टेप म्यूटेशन कॉजेस स्पेसिएशन। एक स्टेप में म्यूटेशन हो जाएगा तो एक स्पेसिएशन बनाएगा, मतलब नई स्पीसी का फॉर्मेशन। डार्विन ने बोला कि माइनर वेरिएशन कॉजेस इवोल्यूशन, वेरिएशंस आर स्मॉल ग्रेजुअल एंड डायरेक्शनल। धीरे धीरे होते हैं, छोटे इवोल्यूशन से ही कहने छोटे चेंजेस से ही सब कुछ होता है। हार्डी विंगबर्ग थ्योरी, यहाँ से आप देख सकते हैं हार्डी विंगबर्ग थ्योरी क्या थी, ये आप देख लो, ये आप इसको आप पढ़ लेना पीडीएफ से। मैं हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल याद रखना, इन्होंने बोला था कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, ये आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देखिए, हाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देखिए, सबसे पहला फैक्टर आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इननेट हो सकती है और एक्वायर भी हो सकती है। इननेट मतलब जो बाय बर्थ हो, ठीक है। इननेट में क्या होता है? इननेट में बैरियर्स होते हैं अलग अलग, जैसे साइटोकाइनिन, सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल और फिजिकल बैरियर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक्वायर्ड की, एक्वायर्ड कैसी होगी? जो हम रिस्पॉन्स के थ्रू बनाएं, जैसे कि ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है, सेल मीडिएटेड यानी कि टी लिम्फोसाइट्स रिलेटेड। अब ये याद रखना, इम्यूनिटी एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है और ऑटो इम्यूनिटी भी हो सकती है, ठीक है। इसमें इन्फेक्शंस आते हैं। इन्फेक्शंस कौन से हैं? जो पॉजिटिव एजेंट इन्फेक्शन के कॉज करने वाले एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, हेलिमेंथ और प्रोटोजोन्स। और ये इन्फेक्शन क्या कॉज करवा सकते हैं? एड्स भी कॉज करवा सकते हैं, जिनका कोई क्योर नहीं, इलाज नहीं है कोई। और इनका क्या बेस्ट है? प्रिवेंशन मेजर्स ओनली। इनका सिर्फ और सिर्फ क्या है? बचाव, प्रिवेंशन, ठीक है। अगर नॉन इन्फेक्शियस कौन कौन से हो सकते हैं? जो इन्फेक्शियस ना हो, कम्युनिकेबल ना हो, जैसे कैंसर। ये कैसा होगा? ये बैगनिंग होगा या फिर मैलिग्नेंट भी होगा। बैगनिंग होगा, अगर ये होगा तो ये डू नॉट स्प्रेड अदर पार्ट्स। अगर मतलब बैगनिंग को हम स्टैटिक बोलते हैं, अगर ये स्टैटिक कैंसर है तो ये बॉडी के और पार्ट्स में नहीं फैलेगा। लेकिन अगर कहीं मैलिग्नेंट, बहुत डेंजरस, ये स्प्रेड टू अदर पार्ट्स और पार्ट्स में फैल सकता है बॉडी के, और ये मेजर कॉज इसका क्या होता है? डेथ होता है, सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इसमें हम देखिए माइक्रोब्स, देखिए माइक्रोब्स में, माइक्रोब्स हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए कौन कौन से हैं? जैसे बायोगैस की बात कर लो, इसमें मिथेनोजेंस होते हैं, हम लोग इससे गोबर का यूज करके गोबर गैस भी यूज कर सकते हैं इससे, ठीक है।
दूसरा है हाउस प्रोडक्ट में, हमारे घर के प्रोडक्ट में क्या क्या यूज होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना प्रोपियोनी बैक्टीरिया सरमाइनी, जिससे हम स्विच स्विस चीज बनाते हैं, और सैक्रोमाइसिस यानी ईस्ट जो हम लोग ब्रेड बनाने में यूज कर सकते हैं और करते भी हैं, लैक्टोबैसिलस जो हम दूध से दही बनाने का यूज करते हैं, ठीक है। और क्या होगा इसमें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज करते हैं, जैसे एंजाइम्स को निकालने के लिए, लाइपेज को निकालने के लिए, पेक्टिनेज निकालने के लिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज को निकालने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। फर्मेंटेड बेवरेजेस को निकालने के लिए से ईस्ट का यूज करते हैं, कौन किसका यूज करते हैं, सैक्रोमाइसिस का यूज करते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडी भी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे पेनिसिलियम का यूज करते हैं, किसके लिए, एंटीबॉडी के लिए। केमिकल्स के लिए हम देखो, मान लो हमको सिट्रिक एसिड चाहिए तो हम किससे निकालते हैं, एस्परजिलस नाइगर से। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर से निकालते हैं। और ब्यूटायरिक एसिड किससे निकालते हैं, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से। लैक्टिक एसिड हम लोग लैक्टोबैसिलस से निकालते हैं। बायो एक्टिव अगर हो सकता है तो ये मॉलिक्यूल्स बनवाएगा, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर भी हम बनाते हैं, जैसे राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरम और एनाबिना, नॉस्टॉक, की सारी चीज। माइकोराइजा, माइकोराइजा में वही एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन, सिम्बायोटिक। साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ये सारी चीजें क्या काम करती हैं, बायो फर्टिलाइज की तरह, मतलब कि ये लिविंग चीज है जो फर्टिलाइजेशन की तरह काम आती है, ठीक है। और स्विच ट्रीटमेंट में, सीवेज ट्रीटमेंट में, सॉरी सीवेज ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, सेकेंडरी। और फ्लॉक्स में बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है उसके हिसाब से। बायो कंट्रोलिंग एजेंट जैसे बैसिलस ब्यूटीक्रॉस, बैसिलस thuringiensis, ट्राइकोडर्मा और बैक्यूलोवायरस, और एग्जाम्पल और क्या होगा इसका, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोबैक्टीरिया, ठीक है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोबैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। पहला देखो, स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का आइसोलेशन करना, अलग करना कहाँ से, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग एंजाइम्स लाइक। डीएनए को ऑर्गेनिज्म से अलग करने के लिए हम कौन से एंजाइम का यूज करते हैं लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरियल सेल में होता है, काइटिनेज फंजाई सेल वॉल में होता है, प्रोटीएज प्रोटीन में होता है, आरएनए आरएनएज आरएनए में होता है, और एंड इट्स प्रेसिपिटेटिंग टू चिल्ड इथेनॉल, और इसको हम लोग ठहराव करवाते हैं ताकि वो ठहर जाए किसमें, चिल्ड ठंडे इथेनॉल में। सेकंड स्टेप आता है कटिंग ऑफ डीएनए एट रिकॉग्निशन साइट, डीएनए को किस साइट पे उसको चिपकाना, उस फ्रेगमेंट को वहां पे रिकॉग्नाइज करके काटना। कैसे काटेंगे, बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। द सेम एंजाइम कट्स द क्लोनिंग वेक्टर एट सिमिलर रिकॉग्निशन साइट प्रोवाइडिंग स्टिकी एंड, जहां पे उसको चिपकदार एंड दिखेगा वहां चिपक जाएगा। द कट फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एम्पलीफाइड यूजिंग पीसीआर, क्या है, पॉलीमर चेन रिएक्शन। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर लेंगे। द जीन्स यानी कि डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंड विद क्लोनिंग वेक्टर डीएनए यूजिंग लाइगेज, लाइगेज का यूज करके हम इसको अलग अलग करके चिपका सकते हैं। द रिकम्बिनेंट डीएनए सो फॉर्म ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल, अब इसको होस्ट सेल में डाल दिया जाएगा यूजिंग मेथड्स लाइक बायोलिस्टिक, जैसे कि इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, और पैथोजन लाइक बैक्टीरिया एंड रेट्रोवायरस हुज पैथोजेनिक प्रॉपर्टी हैव बीन रिमूव्ड, इनकी हार्मफुल प्रॉपर्टी को निकाल के इसमें हमारे काम की चीज ये निकाल सके, इसमें ये हम इंटर करके इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। द होस्ट सेल कंटेनिंग rDNA is cutted in bioreactor to provide the product of large scale, अब वो हमारे डिजायर्ड जीन बनाने लगी तो हम उसको निकाल के रिलीज कर लेंगे, अपना प्रोडक्ट निकाल लेंगे। द प्रोडक्ट इज सेपरेटेड, उस प्रोडक्ट को अलग करा जाएगा, प्यूरिफाई करा जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होते हैं, इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन मेथड को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ठीक है। फॉर्मुलेटेड विथ प्रिजर्वेशन फॉलोड बाय क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग एंड मार्केटिंग। आइए जानते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड क्या होता है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव थ्रू एगो एगारोस जेल, ठीक है, एगारोस जेल के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं, ठीक है जी। गेट अलाइन टुवर्ड्स द एनोड अंडर द इलेक्ट्रोफाइट, अब देखो भाई ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोड पे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद कैसा है, नेगेटिव है। द स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव फास्टर थ्रू द जेल टुवर्ड्स एनोड,
जो छोटे फ्रेगमेंट होंगे वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, ठीक है, किसकी तरफ, एनोड, क्योंकि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, एनोड होता है नेगेटिव, पॉजिटिव वाले भागेंगे, ठीक है। द लार्ज फ्रेगमेंट्स रिमेन्स नियर द वॉल, जो बड़े फ्रेगमेंट होंगे तो वो वॉल के पास ही रहेंगे और कैथोड के पास, वेयर वेयर पोर्ड इनिशियली एज दे हैव स्टोरी, भाई भारी है, बड़े बड़े हैं इसलिए भारी हैं, तो वो वहीं पे रिटेन कर जाएंगे, रहेंगे। द सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड विथ इथीरियम ब्रोमाइड, जो सेपरेट हुए हैं उनको हम इथीरियम ब्रोमाइड से स्टेन कर देंगे, ठीक है, ताकि हम यूवी लाइट के अंदर उन्हें अच्छे से विजुलाइज कर सकें, देख सकें। द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर कट आउट फ्रॉम एगारोस जेल, एगारोस जेल से डीएनए फ्रेगमेंट को काट लिया जाएगा बाय प्रोसेस नोन एज इल्यूशन, ठीक है। These DNA fragments are used in recombinant DNA by joining them with cloning vector, ठीक है। अब जानते हैं नेक्स्ट हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर क्या होता है। डीनेचुरेशन सेपरेशन ऑफ डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड, एक सिंगल स्ट्रैंड को डीनेचुरेट करके इसका मल्टीपल कॉपी बना देना कहलाता है पीसीआर, ठीक है। इसको हम 95 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। पहला प्रोसेस होता है एनिलिंग का, टू सेट्स ऑफ प्राइम्स शॉर्ट्स स्ट्रेच ऑफ डीएनए अटैच टू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एट अ कम ये कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स पे लगा के हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन, द प्राइम्स एक्सटेंड बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड द प्राइम्स आर रिमूव्ड, अब प्राइम्स हम रिमूव करके उसको हम मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे। देन नेक्स्ट आता है रिपीटिशन, दिस साइकिल गेट्स रिपीटेड सो मेनी टाइम्स एंड डीएनए फ्रेगमेंट्स गेट एम्पलीफाइड अबाउट 1 बिलियन टाइम। नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी और इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं फटाफट। जस्ट अ मिनट, ठीक है जी, बायोटेक्नोलॉजी और इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। चल, सबसे पहला है इसमें एग्रीकल्चर में क्या यूज आता है। एग्रीकल्चर में हम बीटी कॉटन्स का यूज करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करते हैं हम, ठीक है। अब मेडिसिन में क्या यूज करते हैं हम, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हम निकालने के यूज करते हैं इसको, जीन थेरेपी के लिए यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, जैसे पीसीआर प्रोब्स और एलिसा टेस्ट एड्स के लिए, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम यूज करते हैं इसको, जैसे स्टडी फॉर द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, कैसे उसका हो रहा है, फिजियोलॉजी और उसका डेवलपमेंट कैसे होगा उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारियों के बारे में चेक कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं, वैक्सीन सेफ्टी है कि नहीं यूज चेक कर सकते हैं, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग हो सकती है। इथिकल यूज क्या क्या कर सकते हैं, पेटेंट लेना, अगर आप सच में कुछ बनाए हो खुद का है तो उसका पेटेंट लो आप जरूर। बायोपायरेसी क्या होती है, कोई लिविंग चीज की चोरी, कोई लिविंग कोई मुझसे छुपा के कोई चुरा के कोई चीज उगाए, बायोपायरेसी, लिविंग चीज की चोरी। और जीएई छोड़ी दो, इंडियन पेटेंट बिल आप जानते हो, इंडियन पेटेंट बिल गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि भाई आप अगर कोई चीज सच में डिस्कवर करे हो तो उसका आप पेटेंट जरूर लो, क्योंकि आगे चल के वरना कोई उस चीज को अपना बना सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन देख लेते हैं फटाफट। देखो भाई, ऑर्गेनिज्म है तो इससे अटैच क्या होगा, एडाप्टेशन भी होगा। एडाप्टेशन कौन कौन से होंगे, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन हो सकता है, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल और बायोकेमिकल, अलग अलग। अभी ऑर्गेनिज्म जो है एबायोटिक फैक्टर्स नहीं रहेंगे, एबायोटिक फैक्टर्स मतलब नॉन लिविंग चीज को झेलेंगे, जैसे टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ठीक है। इसके थ्रू ये क्या करेंगे, रिस्पॉन्स भी करेंगे, जैसे अगर रिस्पॉन्स करेंगे तो रेगुलेटर्स, कन्फॉर्मर्स, माइग्रेट एंड सस्पेंड होंगे। ये ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म ढेर सारे मिल के बनाते हैं क्या, पॉपुलेशन को बनाते हैं। ये पॉपुलेशन क्या करेगी, ग्रोथ मॉडल पे काम करेगी, यानी कि एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी और लॉजिस्टिकली भी ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब कि लगातार बढ़ती है पॉपुलेशन, ठीक है। अब जो ये पॉपुलेशन क्या करेगी, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन होगा अलग अलग तरीके से, जैसे प्रीडिएशन, एक शिकार होगा दूसरा शिकारी होगा, जो शिकारी होगा शिकार को मार डालेगा, तो एक का इसमें फायदा एक का नुकसान है। कंपटीशन, कंपटीशन में दोनों दोनों का एक ही निश हो, निश मतलब एक ही जगह, दो ऑर्गेनिज्म को एक ही जगह रख दो, एक ही खाना दे दो, तो उनमें लड़ाई होगी, कौन खाएगा, दोनों का नुकसान है ये। पैरासिटिज्म क्या है, एक का फायदा एक का नुकसान होता है, किसी दूसरे की बॉडी में जाके उसका एनर्जी उसकी उसे खाने की चूसना, एक कॉल्ड पैरासिटिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों का फायदा हो, जैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी और फंजाई का,
कॉमेंसलिज्म एक का फायदा, एक का कुछ कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं। एमेंसलिज्म एक दोनों का नुकसान, ठीक है, ऐसे ही। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइन होती है नेटिलिटी रेट, मोरेलिटी रेट और इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। मोर्टेलिटी रेट कितना मर रहे हैं, नेटिलिटी रेट कितने पैदा हो रहे हैं, इमिग्रेशन मतलब जो चले जाएं कहीं और इमिग्रेट हो जाएं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन जो हमारे यहाँ आ जाए, ठीक है। इन सभी के बेस पे पॉपुलेशन डेंसिटी डिसाइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। देखो जी, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बनता है, इकोसिस्टम से क्या बनता है? देखो इकोसिस्टम फर्दर बनाता है, इकोसिस्टम कैसा, एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। एक्वेटिक मतलब जो पानी में हो, टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे हो। इकोसिस्टम से ही सक्सेशन होता है, और सक्सेशन कितने टाइप होता है? एक्सार्स भी होगा और हाइड्रास भी होगा। एक्सार मतलब जमीन पे हो सक्सेशन, और हाइड्रास मतलब पानी में जो हो। और इकोसिस्टम से ही प्रोडक्टिविटी बनती है। अब ये अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम जीपीपी बोलते हैं और एनपीपी। जीपीपी क्या होता है? ग्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी। और एनपीपी आप जानते हो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है। ये जीपीपी क्या होता है? ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट है, और ये क्या है? नेट। मतलब कि ग्रॉस मतलब ओवरऑल, इसमें नुकसान फायदा कोई ही, लेकिन नेट जो होता है हम उसको जितना लागत होती है उसमें माइनस करके उसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें। नेक्स्ट है हमारा भाई, इसमें न्यूट्रिएंट साइकिल भी होगा। न्यूट्रिएंट साइकिल होगा तो कैसा होगा? गैसियस होगा, और गैसियस है तो ये कार्बन साइकिल है। और अगर सेडिमेंट्री है मतलब ठहरने वाला, तो फॉस्फोरस साइकिल है, ठीक है। इकोसिस्टम जो है एनर्जी फ्लो को भी बनाता है, जैसे कि 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है कि हर फूड चेन के हर एक ऑर्गेनिज्म में 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। जैसे इसमें और क्या आता है? जीएफसी और डीएफसी। डिकम्पोजिशन की मैं बात करूं तो डिकम्पोजिशन में क्या क्या आता है? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म और ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ये सारा प्रोसेस है न्यूट्रिशन का बनने का, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ाया हूँ, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, तो जिसको इसकी डिटेल लेक्चर देख रहे हो जाके आप, इकोसिस्टम की मैंने एक अलग सी डाल रखी है प्लेलिस्ट में, देख लो जाके। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की मैं बात करूँ तो आप ये समझो, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है? कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, बचाने की हमें हमें क्या करनी पड़ेगी? रणनीति बनानी पड़ेगी, प्लान। स्ट्रेटजीज में क्या क्या होती हैं? स्ट्रेटजीज में एक तो पहला आप अर्थ सबमिट करवा लो, या तो वर्ड सबमिट करवा लो, सबको लेके चलो, सोचो, स्ट्रेटजी बनाओ। दूसरा है इन सीटू कंजर्वेशन होती, और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी लिविंग चीज को हम उसका ही इन्वायरमेंट दे के उसे कंजर्व करें। एक्स सीटू मतलब उसे हम उसका इन्वायरमेंट ना मिले, लेकिन उसको हम उसके ही इन्वायरमेंट में उसको बचाएं, ठीक है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। अब ये यही बायोडाइवर्सिटी क्या बनाती है? कंजर्वेशन कर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बनवाती है। अब बायोडाइवर्सिटी तीन चीजों से चलती है में। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसी के बेस पे यहाँ पे तीन पिरामिड्स भी बनते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब कि जीन्स में कितनी, मतलब कि जीन्स में कितना बदलाव है, मतलब कितने अलग अलग टाइप के जीन्स हैं। स्पीसीज में डाइवर्सिटी मतलब कितने अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे यहाँ पे बर्ड की स्पीसी अलग है, एनिमल्स की अलग है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब कौन किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। और डाइवर्सिटी की बात करूं तो इसमें पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आ जाता है। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जैसे कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट या फिर स्पेसिफिक एरिया रिलेशन, या तो कोई किसी एक ही स्पेसिफिक एरिया में पाया जाए, जैसे मार्सुपियल्स केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस वजह से होता है? किन किन? पहला हैबिटेट लॉस या फिर फ्रेगमेंटेशन, टूट जाए या फिर किसी का घर उजड़ जाए। दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बहुत ज्यादा हम जंगलों का यूज कर लें, ओवर एक्सप्लॉइट कर दें। एलियन स्पीसी इन्वेशन, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आ जाए जो डोमिनेट करके मार डाले, एक ही ऑर्गेनिज्म रह जाए। या फिर को एक्सटेंशन, साथ साथ वो खत्म हो जाए। रीजंस क्या क्या है कंजर्वेशन के? पहला नैरोली, नैरोली जो है यूटिलेरियन कंजर्वेशन है। दूसरा भाई ब्रॉडली यूटिलेरियन। तीसरा है इथिकल, नैतिकता, बचाने की एक, हमें एक दिल से अंदर से आवाज होनी चाहिए कि हमें कंजर्वेशन करना है अपनी। अगर कि इन सभी का डिटेल लेक्चर आप देख सकते हो, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप बनाने आया हूँ आपको, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी रिफर क्या करती है? टर्म, अच्छा, बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है कॉइन्ड बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन, एंड इट वाज आल्सो यूज्ड बाय वॉल्टर जी रॉसन फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म।
Biodiversity refers to the sum total of diversity that exists in at genetic, species and ecosystem level of biological organism। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो ये हमने आपको पूरा 13 चैप्टर का रिवीजन करवा दिया है। होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा। याद रखना वो जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, 3-4 चैप्टर के आपने डिटेल लेक्चर ही देख लो, ज्यादा फायदा है। वैसे भी मैं इन्हीं लेक्चर्स के डिटेल वीडियो भी 1 हफ्ते के अंदर सारा चैप्टर खत्म करूंगा, अगले 7 दिन में। और आपका पेपर कब है? 29 या 26 को आई थिंक। तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये माइंड मैप आप अच्छे से पूरा पढ़ो, मेरे साथ-साथ जो मैं बनाया हूँ पॉज़ करके इस वीडियो को देखो और पूरा खुद ही बनाओ। 1-2 पेज में पूरे चैप्टर्स खत्म हो जाएँगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करो वीडियो को। आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एक कमेंट छोड़ के जाओ, कैसा लगा आपको ये लेक्चर? क्या आपका डाउट है? प्लीज़ कमेंट में डाल के जाओ। इससे क्या है, हमें थोड़ी-सी एक सपोर्ट चाहिए, ठीक है? मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन आप सभी अपना ध्यान रखो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे हेल्दी।